स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप हिंदी व्याकरण के प्रथम पाठ भाषा, व्याकरण और लिपि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपके प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए कुछ प्रश्न आपसे करते हैं और आप उनके जवाब देंगे। उसके बाद हम भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, इन सब का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी किससे मिलती है? हाँ बोलो बोलो। व्याकरण से। दूसरा प्रश्न है, मोबाइल द्वारा बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। पुस्तक पढ़ना तथा पत्र लिखना भाषा के किस रूप के उदाहरण हैं? लिखित भाषा के। जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मातृभाषा। अब आप इस पाठ का परिचय देखिए। भाषा, भाषा के प्रकार, मौखिक तथा लिखित भाषा, भाषा के अन्य रूप जैसे सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषाएं, मानक भाषा, लिपि, बोली, बोली और भाषा में अंतर, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं तथा बोलियां, साहित्य एवं व्याकरण, इन सभी का अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत आप करोगे। तो सबसे पहले बच्चों हम भाषा को देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा का मतलब क्या है, इस बात को समझिए, क्योंकि आप भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप देखिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु या क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और इसके लिए ध्वनि प्रतीकों की सहायता ली जाती है। इन ध्वनि प्रतीकों में शब्द व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनकी सहायता से बोलने वाला या लिखने वाला अपने विचारों को प्रकट करता है तथा सुनने वाला या लिखने वाला उन विचारों पढ़ने वाला होना चाहिए, उन विचारों को ग्रहण करता है। वस्तुतः भाषा के दो पक्ष हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण। अतः हाँ, भाषा के दो पक्ष हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण। अतः मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए पूरा। ये महत्वपूर्ण बात है कि मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे मेरे मुख से ध्वनियां निकल रही हैं, आपके कानों में जा रही हैं, और आपके मुंह से निकलेंगी तो मेरे कानों में आएंगी, और इसी से हम बोध यानी ज्ञान प्राप्त करेंगे। भाषा के रूप यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, इसका मुख्य पक्ष अभिव्यक्ति ही है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, और एक है लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा के अंतर्गत देखिए, आप नीचे चित्र दिए हुए हैं और इसमें अध्यापक बोलकर समझा रहे हैं। क्लास के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल के समझा रहा हूँ। विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं, विद्यार्थी किताबों को पढ़ करके सुन रहे हैं, बालक पत्र लिखकर अपने भाव प्रकट कर रहा है, और नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं। इन चित्रों में आपने क्या देखा? उपयुक्त चित्रों में भावों तथा विचारों को भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप द्वारा समझा और समझाया जा रहा है।
है कि नहीं? अब हम लेते हैं मौखिक भाषा। जब बोलकर तथा सुनकर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट किए जाते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो पर गीत सुनना, टीवी सीरियलों पर कलाकारों को बोलते हुए देखना और सुनना आदि, ये सभी मौखिक रूप है। अब आता है लिखित भाषा। जब लिखकर तथा पढ़कर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट किए जाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना तथा पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, कहानी लिखना इत्यादि। अब इसमें बात आती है कि व्यवहार में, बोलचाल में मौखिक भाषा का प्रयोग धड़ाधड़ होता है, तो फिर लिखित भाषा का क्या महत्व है? लिखित भाषा की क्या आवश्यकता है? लिखित भाषा का महत्व ये है कि लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो संदेश दिए थे उन्हें हम आज भी ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वो लिख करके चली गई। भाषा का लिखित रूप ही एक ऐसा साधन है जो विश्व के किसी भी कोने में स्थित हमारे सगे संबंधियों तथा वांछित व्यक्तियों तक हमारे विचार पहुंचाती है। लिखित भाषा से ही साहित्य सृजन होता है। भाषा का आरंभ कब हुआ, इस विषय में अगर विचार करें तो थोड़ा इधर करो। भाषा का आरंभ कब हुआ? आरंभ में मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे मौखिक भाषा का आरंभ हुआ और संकेत शब्दों में परिवर्तित होते चले गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण मानव अपनी भाषा को भी वहां ले गया। इस प्रकार भाषाओं के शब्दों में परिवर्तन हुआ और शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। अपने भाव तथा विचारों को स्थायी रूप से रूप प्रदान करने के लिए मानव ने लिखित भाषा का विकास किया। जैसे आप पशु पक्षी अन्य जीव जंतु आपस में बोलकर, चीं करके, दहाड़ कर, इस तरीके से अपनी भाषाओं के माध्यम से एक दूसरे को संकेत देते हैं और विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक वैसे मनुष्य भी करता था, लेकिन मनुष्य का बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता गया उसने भाषा का विकास किया और आगे चल करके धीरे धीरे बोली से और संकेतों से उसने लिखित भाषा का विकास कर दिया। भाषा के अन्य रूप इसके मौखिक और लिखित भाषा के अलावा भाषा के अन्य रूप जैसे सांकेतिक भाषा। प्राचीन काल में मानव अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। जैसे हाथ के इशारे से आने या जाने का संकेत करना। जैसे कल्पना कीजिए कोई बालक खड़ा देख रहा है आपकी तरफ, उससे कहो तो वो आ जाएगा, उससे कर तो बैठ जाएगा, उससे इशारा करो तो खड़ा हो जाएगा, उससे उसको उसकी तरफ इशारा करो चला जाएगा, तो उसकी तरफ इशारा करो तो डर के बैठ जाएगा। ये सब संकेत भाषा में आते हैं। तो संकेतों का जब प्राचीन काल में सहारा लेता था, हाथ का इशारा जैसे उदाहरण दिया है, आने का, जाने का, बैठने का, उठने का। आज भी हम चौराहे पर खड़े सिपाही या रेलवे गार्ड को देख सकते हैं जो अपने निश्चित संकेतों के माध्यम से चलने या रुकने का निर्देश देते हैं, किंतु यह हमारे भावों को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता। इसलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, इसे व्याकरण में नहीं रखा है। मान लीजिए कोई इशारा करता है, अब इसको व्याकरण में क्या रखा है? होती भाषा ये भी। आगे भाषा आती है मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश से और परिवार में रहकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जिस प्रकार पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाला बालक सबसे पहले पंजाबी भाषा बोलना सीखता है,
उसी प्रकार मराठी परिवार में जन्म लेने वाला बालक सबसे पहले मराठी भाषा बोलना सीखता है। जैसे उदाहरण के लिए इस क्षेत्र के अंदर ये मारवाड़ है, तो यहाँ का बच्चा अपने परिवार में पैदा होने के बाद सबसे पहले मारवाड़ी सीखता है? तो कहने का मतलब ये है कि जो परिवार में भाषा बोली जा रही है और जो स्वाभाविक रूप से सीखी जा रही है उसे मातृभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं ब्रज क्षेत्र से आता हूँ और मेरे गांव और घर में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ब्रज भाषा को सीखने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। पैदा होते ही परिवार के सभी सदस्यों से सुन करके माइंड में रिकॉर्ड, देख करके उन सब चित्रों को रिकॉर्ड, और धीरे धीरे उसको बोलना शुरू हो गया। 3-4 साल का बच्चा जो धड़ाधड़ बोलने लगा, ऐसे ही मैं बोलने लगा। ऐसे ही मारवाड़ क्षेत्र में बच्चे मारवाड़ी बोलने लग जाते हैं। ये भाषा मातृभाषा कहलाती है। दैट इज कॉल्ड मदर टंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आते हैं भारतीय अन्य भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। इनमें संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला, मणिपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमिया, उड़िया, मलयालम, मराठी, सिंधी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी, उर्दू, नेपाली, संथाली और संस्कृत। हिंदी राजभाषा व राष्ट्रभाषा, ये प्रश्न आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। अतः 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं, जिसके कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्यों में शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में प्रचलित है। और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ये अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है। सभी राज्यों में भारतवर्ष के, भारतीय गणराज्य के, भले ही उन राज्यों में राजभाषा उनकी क्षेत्रीय भाषा। भाषा में हिंदी का मानक रूप है। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अतः इसके प्रयोग में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी थी, इसलिए उसमें एक रूपता लाना अत्यावश्यक समझा गया। इस दृष्टि से हिंदी को मानक बनाने का कार्य किया गया। आज भाषा का मानक रूप ही सभी भारत वासियों द्वारा अनुकरणीय है, अतः हमें भाषा का मानक रूप ही अपनाना चाहिए। ये जो भाषा आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है देवनागरी लिपि में, और जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ बोलने में, ये भाषा का स्टैंडर्ड मानक रूप है और यही राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य है। वरना हिंदी भाषा के अंतर्गत ढेर सारे उपभाषाएं हैं, वो भी भाषाएं जैसे ब्रज भाषा, मारवाड़ी भाषा, जिसे राजस्थानी भाषा कह सकते हो, भोजपुरी, कुमाऊनी, हरियाणवी, से अनेकों रूप हैं भाषा के, हिंदी भाषा के, वो सभी मानक नहीं है। केवल जो मानक रूप है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो माना गया है, वो यही रूप है जो लिखा, पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है, और इसी में राजकाज किया जाता है। अब ये बात अलग है कि कवि और लेखक अपनी रचनाओं में जनमानस की भाषा का प्रयोग करते हुए लोक भाषाओं के शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए अन्य क्षेत्र के
वही कठिन शब्दार्थ के रूप में पढ़ना और समझना पड़ता है, फिर समझते हैं। तो ये चीज है, भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। अब यहाँ ये आता है कि स्टैंडर्ड, कौन सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक रूप क्या है लैंग्वेज का, वो यहाँ पर बच्चों ये समझिए कि भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे मानक रूप है। तो प्यारे बच्चों, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के अनेक रूप प्रचलित हैं, किंतु ऐसे में जब उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाए तो वह उस वर्ण या शब्द का मानक रूप कहलाता है। जैसे आई, इसमें यह है और ई की मात्रा लगा हुआ, ये अमानक रूप है। भारतीय संविधान में मानक रूप के अंदर आई को माना गया है। सही दोनों है, यूज दोनों कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये मानक रूप है। ये दंड अमानक रूप है और स्वीकार किया गया है ये दंड, सही दोनों ही। झ ये अमानक रूप है और ये झ मानक रूप है। चाहिए ये अमानक है और ये वाला चाहिए इसमें एक अंत में है, ये मानक है। हुआ ये भी सही, हुआ ये मानक रूप, ये अमानक रूप। ऐसे पूरी की पूरी हिंदी भाषा का जो मानक रूप है वो राजकाज की सारी भाषाओं में प्रयोग होता है। अब इसमें अमानक का प्रयोग करते हैं लोग, तो ये एक अलग चीज है, लेकिन वो प्रयोग करने के कारण मानक नहीं हो जाता। भारतीय संविधान में जिसे माना गया है। ओके, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी क्या है? देखिए, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर, हुंडी को आधा कर तथा हलफ लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे कच्चा, कच्चा में जो चा होता है, ये देखिए इसे आधा करते समय ये पाई हटा दी जाती है, हटा दिया जाता है। पक्का में ये कहा है, इसकी इस गुंडी को हटा दिया गया है, ये आधा कर दिया गया, मान लिया गया। ऐसे ही चिन्ह में यहां देखिए ये जो हा है, अब इसको आधा कैसे करेंगे, तो इसको हलंत लगा कर आधा सो किया गया। तो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, वर्ण बनते हैं। कुछ वर्ण पाई हटा करके, कुछ गुंडी को आधा करके, कुछ हलंत लगा। कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक करके तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे रोहित ने, तो ये कर्ता ने कारक का जो चिन्ह है ये रोहित के अलग लिखा जाएगा, ये ने इसमें जुड़ेगा नहीं। उसने, अब यहां पर देखिए सर्वनाम शब्दों से ये ने मिल गया, संज्ञा से अलग रहेगा, उसके ये के जुड़ गया, तो सीधा ये कहा है संज्ञा शब्दों से पृथक करके और सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाए सारे कारक। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे। जैसे आपके बाद, बाद जो है अव्यय है, अलग लिखा जाएगा। वहां तक, तक अव्यय है, अलग लिखे जाएंगे। वहां भी अव्यय है, तक भी अव्यय है, दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाएंगे। इसी प्रकार श्री है, जी है आदि भी अलग लिखे जाएंगे। ये मानक रूप है अलग लिखने का। जैसे किसी को श्रीमान कहना है तो श्री अलग, मान अलग। ऐसे ही श्री अलग, मती अलग, शर्मा अलग, जी अलग। अगर आप जोड़ करके लिखते हो तो ये अमानक रूप है, स्टैंडर्ड हिंदी नहीं है। री का हिंदी में प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। री का प्रयोग नहीं है हिंदी में, होगा तो कहीं कहां होगा, इसे मानक रूप नहीं दिया गया। कुछ शब्दों के दोनों रूप मानक माने जाएंगे। जैसे अब यहां पर देखिए तत्सम तद्भव का कोई, गर्मी और गर्मी दोनों मानक रूप है, गर्जी और गर्जी ये दोनों ही मानक रूप है। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। जैसे विद्वान,
अब विद्वान के अंदर ये जो ना है इस पर हलन तो होता है संस्कृत के अनुसार, लेकिन हिंदी में इसको रुक कर दिया ऐसे लिख देते हैं, अर्थात को भी ऐसे लिख देते हैं, अंत नहीं लगाते, सन को भी ऐसे लिख देते हैं, अंत नहीं लगाते, लेकिन संस्कृत के अंदर ये लगता है क्योंकि ये अंतिम अक्षर जो है अंतिम वर्ण स्वर रहेगा, लेकिन मानव हिंदी में इनको स्वीकार किया। संयुक्त क्रियाएं प्रश्न लिखी जाएंगी। संयुक्त क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ने से जो क्रियाएं बनी, जैसे खा चुका है, खा चुका है, तीन शब्द है, एक क्रिया है, अलग अलग लिखी जाए। सो रहा था, सो रहा था, तीनों के तीनों शब्द अलग अलग लिखे जाएंगे, लेकिन क्रिया एक ही है। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध, अर्थ, अर्ध, सॉरी, अर्ध में दा आधा, रा आधा और धा पूरा है, इसमें स्वर है। अब इसमें आप जो है दा को छोड़ सकते हो, ऐसे भी अर्ध लिख सकते हो, छूट है इसमें। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, खाकर, भागकर, बैठकर, उठकर, ये कर जो प्रत्यय है क्रिया में जोड़ करके लिखा जाए, अलग अलग। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे गई, ऐसा, नहीं, हुआ, किए आदि। स्वरात्मक का मतलब क्या है, अंत में या पर ई की मात्रा लगाने के बजाय स्वर ही ई लगा दीजिए। ऐसे नई में या पर बड़ी की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा लगाने के बजाय बड़ी ई ही लिख दीजिए, दीर्घ ई लिख दीजिए, हुआ की जगह आ ही लिख दीजिए, ये की जगह ई ही लिख दीजिए, आ, गई, नहीं, हुआ, किए आदि मान को। तो प्यारे बच्चों, जहां यह शब्द का मूल तत्व हो वहां यह ही रहेगा, ध्यान देना, जहां यह शब्द का मूल तत्व हो वहां वह यह ही रहेगा। जैसे स्थायी, ये या मूल तत्व है इस शब्द का, इसलिए इसकी जगह दीर्घ ई नहीं लिखी जाएगी। दायित्व आदि में या के स्थान पर ई नहीं आएगा, स्पष्ट है, ध्यान देना। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा, यानी 5 वर्ग हैं, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, च च च य, ट वर्ग, ट ट ट, ता वर्ग, त थ थ न, पा वर्ग, प प प म। इनके ये जो 5 अक्षर हैं, न, य, ण, न और मा, इनके स्थान पर अनुस्वार यानी ये जो बिंदु जैसा होता है वही यूज होगा मान के हिंदी के अंदर। जैसे यहाँ पंचमा अक्षर पर चा का 5वां अक्षर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये बिंदु ही काम करेगा। अनुस्वार व अनुनासिक, ये जो चंद्रबिंदु है, दोनों चिन्हों का प्रयोग होगा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा और चंद्रबिंदु दोनों के लिए स्थान का प्रभाव हो जाता है, अतएव बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे मैं और मैं। अन्यत्र चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। अब बात आती है क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियां हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई है, केवल अभी भी प्रयोग में है, इनमें क, ख इत्यादि जो है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है, ये जो ध्वनियां। अब बात ये आती है कि इनका मतलब क्या है। अरे ये नुक्ता लगा हुआ, जैसे ये कहा नुक्ता लगा हुआ, ये नुक्ता लगे हुए जो अक्षर है इनकी बात हो रही है। अरबी फारसी से जो शब्द आए हुए हैं उनमें इनका प्रयोग मानक है, वरना बाकी हिंदी में इनका प्रयोग मानक नहीं है। ऊपर यहाँ देखिए आप, भाषा को लिखने का साधन लिपि है,
लिपि यानी स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी ध्वनियों को संकेत चिन्हों से प्रदर्शित करना लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, सारे वर्णमाला आपको बताइए, और ये मालूम होना चाहिए कि ये यूं बंधनवार की तरह लटका करके लिखी जाती है देवनागरी भाषा। ये देखो बंधनवार की तरह नीचे लटका हुआ है, ऐसे ही ये देखिए ये लटका हुआ है। ऐसे जिस भाषा को लिखा जाएगा वो देवनागरी लिपि कहलाएगी। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इनकी भिन्न भिन्न लिपियां हैं। भारत में भी कई भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि अलग अलग है। जैसे संस्कृत और हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है, मराठी जो भाषा है वो भी इसी तरीके से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कोंकणी की देवनागरी है, नेपाली भाषा की देवनागरी है, जर्मन की रोमन है, फ्रांसीसी की रोमन है और बंगाली की बांग्ला है। ये लिपियां हैं। मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह अंकित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की ध्वनियां और वर्ण अलग होते हैं, उसी प्रकार उनकी लिपि भी अलग अलग है। यहां पर ध्यान देना, इन चिन्हों से प्रदर्शित करना लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग लिपियां हैं। बोली, अब बात आती है, लिपि हो गई, भाषा हो गई, लिपि हो गई, अब बोली की बात आती है। बोली में जिसको इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं, इसको भाई सारा समझा है। डायलेक्ट बोली कहते हैं किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्र, अगर इसका क्षेत्र असीमित होगा और विस्तृत होगा तो फिर ये भाषा का रूप धारण करेगी। बोली का प्रयोग बोलचाल के रूप में किया जाता है। प्राय बोलियों का लिखित रूप नहीं होता, इनमें साहित्य की रचना भी नहीं होती, परंतु कुछ बोलियों में लोक साहित्य रचा जाता है। अतः बोली विकास करने पर उपभाषा का रूप ले लेती है। भाषा का अपना साहित्य होता है, विस्तृत और सर्वव्यापी, और उसका विशाल क्षेत्र होता है, जबकि बोली का सीमित क्षेत्र होता है, बोलचाल में प्राय प्रयोग होती है और साहित्य बहुत कम होता है। तो लौकिक साहित्य थोड़ा बहुत किसी कवि या लेखक में लिखती है। अगर बोली के अंदर साहित्य सृजन होने लगे तो वो उपभाषा का रूप है। अब बात आती है हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की उपभाषाएं या बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जोधपुरी, जयपुर इत्यादि।